नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्तन्य प्रकरण की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। तो शिशुओं के होने पर माता का दूध ही शिशुओं को पोषण प्रदान करता है। माता के दूध को नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार माना गया है। तो जब शिशु का जन्म होता है तब जो शिशु होता है वो माता पर ही डिपेंड होता है। एक टाइप से वो उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बोलते हैं, जो माता का जो स्तन्यपान करता है वो वही उसका प्रधान आहार है। सर्वोत्तम आहार उसका स्तन्य ही है। ठीक है। स्तन्यपान शिशु को संरक्षण एवं संवर्धन करता है। संरक्षण मतलब वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो जंतु वगैरह है जो उस पर अटैक्स कर रहे हैं उसको उससे संरक्षित करेगा। और संवर्धन मतलब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जन्म पर्यंत पहले 6 माह तक केवल स्तनपान का निर्देश है। तो जो WHO है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या मानता है कि स्टार्टिंग के 6 महीने तक ही स्तन्यपान करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 6 महीने तक के मिनिमम ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए बालक को। माता का दुग्ध सुपाच्य, रसायन युक्त, संपन्न तथा रोग प्रतिरोधित होता है। तो जो माता का दूध हो जाए वो आराम से, जो बच्चा है उसकी जठर अग्नि थोड़ी सी कम होती है तो वो उसको मतलब कि दूध को आराम से पचा लेता है। सुपाच्य होता है, रसायन युक्त मतलब कि उसकी आयु को बढ़ाने वाला, ठीक है, रसायन युक्त होता है। और वो रोग प्रतिरोधित होता है, मतलब कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं स्तन्य के लक्षण या फिर स्तन्य संपद। स्तन्य संपद या फिर शुद्ध दूध कैसा होना चाहिए, शुद्ध दूध के लक्षण कैसे होने चाहिए, वो यहाँ पर अपन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, जिस दूध का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श प्रकृति सामान्य हो, मतलब कि नॉर्मल हो। ये नहीं कि वहाँ पर विवर्णता आ रही है या फिर कुछ गंध अलग से आ रहा है, या फिर उसका जो रस है, रस तो नॉर्मली मधुर होता है, लेकिन मधुर रस से अलावा कोई रस आ रहा है इसमें। कषाय इसका उपरस होता है, ठीक है, अनुरस होता है, सॉरी, कषाय इसका अनुरस होता है, उसके विपरीत कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सामान्य होने चाहिए। देखो क्या लिखा है, स्तन्य संपतस्तु प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम उदक पात्रे च दुहामानम। इसका मतलब क्या है, जो दुग्ध जल युक्त पात्र में दुहने मतलब कि निकालने जाने पर मिलकर एक समान हो जाता है। मतलब कि जो वाटर है, वाटर में वो सॉल्यूबल हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, तो वो शुद्ध स्तन्य या फिर स्तन्य संपत है। ठीक है, यह स्तन्य पुष्टि एवं आरोग्य कारक होता है। तो आरोग्य कारक तो होता ही है, ठीक है, और ये स्तन की पुष्टि भी करता है। ठीक है, इसके बाद में आचार्य सुश्रुत ने इसकी परीक्षा में क्या बताते हैं, वो शरीर स्थान में उनने इसकी परीक्षा का वर्णन किया है। शरीर स्थान के 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में इनने क्या वर्णन किया है देखते हैं। पानी के डालने पर एकीभूत मतलब कि वो सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी परीक्षा बता रहे हैं यहाँ पर कि अपन शुद्ध स्तन्य की कैसे परीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले उनने पानी में डाला तो वो डिजॉल्व हो गया। ठीक है, पांडु वर्ण का, श्वेत वर्ण का, पांडु वर्ण का अपन को यहाँ पर दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा ये। ठीक है, मधुर, अपन इसको खाएंगे पिएंगे तो ये मधुर लगेगा, मीठा लगेगा। विवर्ण रहित, उसका कोई डिस्कलरेशन नहीं होगा, पांडु वर्ण का है तो पांडु वर्ण का ही रहेगा। स्वच्छ तनु, शंख की आभा वाला, स्वच्छ तनु रहेगा, वहाँ पर कोई अपन को रेशे वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, तनु रहेगा, तंतु युक्त बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, और वो शंख की आभा का रहेगा। शंख देखा है ना आपने, शंख जैसा होता है, शंख श्वेत वर्ण का होता है, पांडु वर्ण का बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसी आभा का अपन को देखने को मिलेगा। फेन तथा तंतु रहित, फेन भी नहीं, उसमें झाग देखने को नहीं मिलेगा और उसमें अपन को तंतु या फिर रेशे भी नहीं मिलेंगे। जल में न तैरता हो
न डूबता हो। तो जल में तैरेगा भी नहीं, मतलब कि ऊपर भी नहीं आएगा और ना नीचे डूबेगा। अगर कफ की प्रधानता होती है तो नीचे डूबता है, लेकिन वहाँ पर कफ की प्रधानता भी नहीं है, तो वो ना नीचे डूबेगा ना ऊपर आएगा, वो सॉल्यूबल हो जाएगा वाटर में। तो ये इसकी सुश्रुत जी ने परीक्षा बताई है। इसके बाद में जिस बालक के आरोग्य शरीर के उपचय तथा बल की वृद्धि होती है, जो शुद्ध स्तन्य होता है उससे जो है वो बल का वर्धन होगा, उसके आरोग्य प्रदान करेगा बालक को, और उसके बल की वृद्धि तो होगी और उपचय मतलब कि अंगों का वर्धन होगा। ठीक है। इसके बाद में जिस दूध के सेवन से बालक के बल, अंग, आयु तथा आरोग्य निबद्ध से सुखपूर्वक वृद्धि हो। तो बालक की तो वृद्धि यहाँ पर हो ही रही है, उसके बल, अंग, आयु और आरोग्य की वर्धन हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही। शिशु एवं धात्री दोनों को कोई कष्ट ना करे, और ये जो स्तन्य है वो ना शिशु को कष्ट प्रदान करे ना धात्री को कष्ट प्रदान करे। ठीक है, तो ये शुद्ध स्तन्य ऐसा होना चाहिए। इसके बाद में स्तन्य की उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति कैसे बताते हैं, तो अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अपन को अलग अलग मत पढ़ना है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, रस धातु के से स्तन्य की उत्पत्ति होती है। तो ये रस धातु से स्तन्य की उत्पत्ति मान रहे हैं, क्योंकि इनने स्तन्य को रस की उपधातु माना है। स्तन्य को रस की उपधातु किसने माना है, आचार्य चरक जी ने। गर्भिणी द्वारा स्वेवित अन्न के उत्पन्न रस से 3 भाग होते हैं, है ना। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रस है उसके यहाँ पर गर्भिणी में 3 भाग हो रहे थे। एक तो स्व शरीर का पोषण कर रहे थे, एक स्तन्य उत्पत्ति कर रहे थे, और एक गर्भ का पोषण कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। महर्षि हारीत के अनुसार कन्याओं में धातुओं के अल्प बल होने से क्षीर की उत्पत्ति नहीं मानी है, क्योंकि वहाँ पर हारीत जी क्या बोलते, अगर वहाँ पे अल्प बल है, उसकी अग्नि अल्प है, अगर वहाँ पर रस धातु का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर रस का नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अपन चरक जी के हिसाब से बोल सकते हैं कि उसकी जो उपधातु बनेगी, उसकी उपधातु क्या मान रहे हैं चरक जी, उसकी उपधातु स्तन्य को मान रहे, तो प्रॉपर तरीके से स्तन्य भी नहीं बन पाएगा। तो अगर अल्प बल वाली स्त्री है तो वहाँ पर अपन को वहाँ पर उसका जो स्तन्य है वो भी क्षीण मिलेगा, या फिर वहाँ पर उत्पत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त रक्त या आर्तव में भी स्तन्य की उत्पत्ति वाग्भट एवं डल्लन ने मानी है। तो वाग्भट जी और डल्लन जी रक्त मतलब कि यहाँ पर रक्त और आर्तव से स्तन्य की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त की मतलब कि स्तन्य की उत्पत्ति वाग्भट और डल्लन ने काय से मानी है, तो रक्त और आर्तव से स्तन्य की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, कि अपरा निर्माण से मतलब कि यहाँ पर फिर वो बता रहे हैं कैसे कि अपरा निर्माण से बचा हुआ रक्त स्तन्य में जाकर कफ को उपर्जित एवं स्तन्यों में को प्राप्त होने पर प्रसूता में पुनः आहार रस से अत्यधिक होता है। तो अपरा जो निर्माण होती है वहाँ पर जो रक्त होता है वो कफ से उत्क्लेशित होता है, स्तन्य को प्राप्त होता है और वहाँ पर स्तन्य की उत्पत्ति करता है। ठीक है। पक्व आहार से उत्पन्न रस का मधुर प्रधान भाग सारे शरीर में जाकर स्तन्य को प्राप्त होकर स्तन्य कहलाता है। ठीक है। तो आचार्य ने जो निदान स्थान में जो श्लोक बताया है यहाँ पर ये थोड़ी अलग चीज बता रहे हैं कि जो पक्व आहार हो गया है, ठीक है, वहाँ पर रस का मधुर प्रसाद भाग जो है वो सारे शरीर में जाकर स्तन्य को प्राप्त होकर वहां पर स्तन्य की उत्पत्ति करेगा। इसके बाद में स्तन्य प्रवृत्ति का कारण। तो स्तन्य की प्रवृत्ति का कारण क्या बताते, मतलब कि वहां पर इनिशिएशन क्यों हो रहा है, वहां पे कि स्तन्य निकल रहा है, वहां पर क्या रिफ्लेक्स आ रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से ये यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब कि क्यों वो सिक्रेशन हो रहा है वहां पर। तो प्रसूति स्त्री में स्तन्य प्रवृत्ति के निम्न कारण बताए गए हैं। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं। अपत्य दैट इज संतान के स्पर्श, दर्शन एवं स्मरण से।
तो अगर संतान वहाँ पर अपन को दिख गई है, मतलब कि जो माता है उसको संतान दिख गई है, उसको वो स्पर्श कर रही है या फिर उसका स्मरण कर रही है, तो वो उसके रिफ्लेक्स आएंगे, एक हिसाब से वो उसको स्टिमुलेट करेगा उसके सीक्रेशंस को। ठीक है। संतान को शरीर में ग्रहण करने से, संतान जब वो गर्भकाल मतलब कि जब उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी, जब उसने उसको अपने, वो सोचेगी कि उसने अपने गर्भ में उसको धारण किया था। ठीक है। तो ये उसके ग्रहण करने से या फिर उसको जब वो उठाएगी, बच्चे को ग्रहण करेगी, तब भी वहाँ पर स्टिमुलेशन सीक्रेट होगी। ठीक है। स्तन्य के प्राप्त निरंतर स्तन्य की मुख्य कारण है। स्तन्य की मतलब कि स्नेह की मुख्य कारण है। मतलब कि जो लव फैक्टर होता है, जो बच्चे और माता के बीच में जो प्रेम होता है, वो भी वहाँ पर स्तन्य की उत्पत्ति करेगा। इसके बाद में प्रसव के पश्चात हृदय प्रदेश में स्थित धमनियों के विवृत हो जाने से, तो जो वहाँ पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है प्रसव के बाद में, उसके कारण वहाँ पर जो धमनियाँ होती है वहाँ पर वो विवृत हो जाती है और वहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्तन्य प्रवृत्ति का काल, तो आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने प्रसव के 3 या 4 रात्रि के पश्चात स्त्रियों में स्तन्य की प्रवृत्ति होना बताया है। तो प्रसव के आफ्टर डिलीवरी के बाद भी 3-4 दिन के बाद में वहाँ पर स्तन्य की उत्पत्ति मानते हैं आचार्य सुश्रुत और वाग्भट। और चरक ने पता है अपन को क्या बोला था, वहाँ पर बोला था उसको स्नान वगैरह कराकर, उसको घृत मधु चटाकर पहले ही दिन से अपन को स्तनपान कराना है, ऐसा चरक जी ने बताया था। लेकिन सुश्रुत और वाग्भट जी स्तन्य की उत्पत्ति 3 या फिर 4 रात्रि के पश्चात यहाँ पर स्त्रियों में बताते हैं। इसके बाद में स्तन्य का प्रमाण, इसका प्रमाण कितना होता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, देखते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि होता है। तो वाग्भट जी ने 2 अंजलि स्तन्य का प्रमाण माना है। स्तन्यचय, ठीक है, यहाँ पर अपन को स्तन्यचय देखना है। तो स्तनों के मलानता, स्तन्य की अनुपस्थिति अथवा अल्पता, तो स्तन या फिर मलिन हो गए हैं, वात पित्त कफ आदि दोषों से मलिन हो गए हैं, तो वहाँ पर स्तन्य की क्षयता हो जाएगी, स्तन्यचय हो जाएगा। या फिर वो वहाँ पर स्तन्य की अल्पता हो गई है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, उसका क्षय हो गया है, तो ये भी स्तन्यचय के अंदर ही आएगा। ठीक है। मलिन हो गए हैं या फिर उसका क्षय हो गया है, वो अनुपस्थित हो गए, तो इसकी अपन को चिकित्सा कैसे करनी है। अगर वहाँ पर स्तन्य का क्षय हो गया है तो अपन को चिकित्सा में श्लेष्मवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना है, क्योंकि वो जो स्तन्य जो अपन देख रहे हैं वो मधुर रस प्रधान है, तो अपन को मधुर रस का वहाँ पर ज़्यादा सेवन करना है, मधुर रस से श्लेष्म बढ़ेगा, तो श्लेष्मवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना है। सुरा, षष्टिक, शाली, मांस, शर्करा, दधी, हृदय द्रव, तो ये सारे जो है ये कफ को बढ़ाएंगे। श्लेष्मवर्धक द्रव क्या क्या है, सुरा, षष्टिक, शाली, मांस, शर्करा, दही, हृदय द्रव। ठीक है। इसके बाद में स्तन्य जनन औषधियाँ, तो स्तन्य जनन औषधियाँ अपन ने उसमें भी पढ़ी थी, स्तन्य की दृष्टि में अपन जब पढ़ रहे थे कल। ठीक है। तो स्तन्य जनन औषधियाँ फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। वीरण, षष्टि, शाली, इच्छ, वालिका, दर्भ, कुश, कास, ठीक है, ये दुंद्रा, इट्टक और कृतन, ये इनके मूल का अपन को यहाँ पर प्रयोग बताते हैं। वमन का यहाँ पर निषेध है। ठीक है, वमन का इसमें निषेध है, काय में, स्तन्यचय की चिकित्सा में। इसके बाद में अपन चलते हैं स्तन्य नाश। तो स्तन्य नाश का क्या क्या निदान हो सकते हैं, स्तन्य की नष्टता काय काय से हो सकती है, क्रोध, शोक, आवास, सल्प, ठीक है, लंघन या फिर व्यायाम, लंघन या फिर व्यायाम से भी यहाँ पर स्तन्य का नाश हो रहा है, बिकॉज वहाँ पर वात की वृद्धि होगी तो कफ दोष ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इससे स्तन्य का नाश हो जाएगा। ठीक है। रूक्ष, अन्न, कर्ष,
क्रोध, शोक, काम, इच्छा। तो जो भी वातवर्धक आहार विहार है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बताए गए। वात और क्रोध वगैरह जो बताया ये थोड़े से पित्तवर्धक आहार मतलब कि विहार है, ठीक है। तो शोधन, शोधन द्रव्य का प्रयोग, स्वभाव, अत्यंत अपतर्पण और गर्भधारण। तो गर्भधारण में भी स्तन्यनाश हो सकता है। इसके बाद में धात्री का महत्व। धात्री जिसको धाइमा बोलते हैं, अगर जो मे बी पॉसिबल कि जब डिलीवरी हो गई है तब जो बालक है वो माता से ब्रीस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद। तो वहाँ पर धाइमा मतलब कि धात्री का इस्तेमाल किया जाता है। धात्री जो है वो उसको दुग्ध का पान करवाएगी, ठीक है। तो उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए, उसकी महत्वता क्या क्या है, ये अपन को यहाँ पर देखना है, ठीक है। धात्री जो है वो धात्री स्नेहवत पुत्र शरीर के पालन एवं संवर्धन के लिए अपने शरीर का शोषण स्तन्यपान के रूप में करती है। तो धात्री क्या करेगी, जो पुत्र है उसके पालन और संवर्धन के लिए जो उसका जो शरीर है उसका शोषण करेगी। शोषण मतलब कि अपने स्तनों का पान कराएगी वहाँ पर उस बालक को। इस क्रिया में उसके शरीर का पोषण तत्व ही दुग्ध के रूप में परिवर्तित होता है। तो एक्चुअली वो तो डिले मतलब कि वहाँ पर जो है वो उसमें जो आचार्य चरक जी ने माना था कि एक पार्ट मतलब कि जब प्रेगनेंसी के बाद मतलब कि प्रेगनेंसी जब चलती है वहाँ पर जो आहार रस था वहाँ पर एक भाग शरीर को बना था, ठीक है, एक भाग गर्भ के लिए गया था और एक भाग काय के लिए गया था, एक भाग उसके स्तन्य की उत्पत्ति के लिए गया था। लेकिन जो धाइमा है वहाँ पर तो ऐसी कोई प्रोसीजर है ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर उसकी उसकी वो उद्देश्य से वहाँ पर मिल्क का सिक्रेशन हो ही नहीं रहा है कि क्योंकि वहाँ पर वो प्रेग्नेंट तो हुई नहीं थी, तो वहाँ पर रस जो है वो उसके बस शरीर के लिए बना था। लेकिन तो अगर वो शरीर के लिए रस की उत्पत्ति हुई थी और उसकी जो उपधातु बनेगी दैट इज स्तन्य, वो भी उसके शरीर के लिए ही बना था, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर शरीर का शोषण होगा उसके, इसलिए यहाँ पर शोषण टर्म का यूज़ किया गया है धाइमा में। तो उसके शरीर का शोषण करके वो बच्चे का पोषण करेगी, बच्चे का संवर्धन करेगी। धात्री पुत्र थे आशा, स्नेह, कृपा, पुत्र धर्म के पालन तथा शिशु रक्षा हेतु स्तन्यपान करती है। तो यहाँ पर उसके गुण बता रहे हैं। तो धात्री क्या है, वो स्नेह करेगी पुत्र से, कृपा है उसके एक हिसाब से कि वो उसका शरीर का पोषण करके बालक का संवर्धन कर रही है, पुत्र धर्म के पालन तथा शिशु रक्षा हेतु उसका स्तन्यपान करेगी। इसमें वे अपना मन अनुभव करती है, वो अपने आप को गौरव समझती है, मतलब कि अपने आप को गौरव महसूस, अपने अंदर गौरव महसूस करती है कि मेरे स्तन्यपान से वो बच्चा है उसका संवर्धन हो रहा है, उसका पोषण पालन हो रहा है, ठीक है। धात्री पुत्र के लिए निरंतर शुभ चेष्टाओं एवं आहार व्यवस्था करित, ठीक है। इसके बाद में अयोग धात्री, जो धात्री होनी चाहिए वो प्रॉपर मतलब कि जो लक्षण बताए वैसी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो अयोग धात्री है तो वहाँ पर वो डिसीज़ भी कॉज कर सकती है बालक में। तो योग्य धात्री को चुनना है अपन को, मतलब कि बालक के पोषण के लिए, ठीक है। तो अयोग धात्री कैसी होती है देखते हैं। जो धात्री भूख से पीड़ित हो, अगर वो खुद भूख से पीड़ित हो, उसका शरीर खुद शोषित हो गया हो, तो वो क्या पोषण प्रदान करेगी वहाँ पर। अगर वो स्तनपान भी करा रही है तो वो एक हिसाब से बच्चे में डिसीज कॉज कर रही है। शोक से पीड़ित हो, अगर वो मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है, वो शोक में है, तो वहाँ पर भी वो अयोग्य धात्री है। थकी हुई, दूष धातु वाली, मतलब कि उसमें जो धातुएं बनी हैं वो दूषित है, तो उसका जो स्तन्य भी होगा वो भी दूषित होगा और वो बच्चे में डिसीज कॉज कर सकता है। गर्भिणी, ज्वर से पीड़ित, बहुत क्षीण और स्थूल, ठीक है, ये सब अयोग धात्री के लक्षण हैं।
इसके बाद में अपन इसका मॉडर्न एस्पेक्ट देख लेते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न एस्पेक्ट इसका बहुत अच्छे से देखना है अपन को। ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। इंट्रोडक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग और नर्सिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज फीड टू चाइल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ feeding a neonatal or the infant with breast milk directly from फीमेल ह्यूमन ब्रेस्ट वाया लैक्टेशन। तो लैक्टेशन की प्रोसेस से जो मिल्क है वो माता से बच्चे को प्रदान होता है, और वो बच्चा, उसको नियोनेटल इन्फेक्ट ऐसा टर्म उसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क मे बी डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेस्ट और मे बी एक्सप्रेस बाय हैंड पंप एंड फीड। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब कि डायरेक्टली तो अपन उसको ब्रेस्ट से पिला देंगे मिल्क, लेकिन अगर इनडायरेक्टली मेथड का यूज़ करना है तो उसको हैंड से या फिर पंप से भी यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड दैट ब्रेस्ट फीडिंग बिगिन विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बेबीज लाइफ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या मानता है कि जब उसका जन्म हुआ बच्चे का, उसके 1 घंटे बाद ही, मतलब कि 1 घंटे के अंतराल पर ही वहाँ पर ब्रेस्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ब्रेस्ट का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है फॉर बेबीज लाइफ एंड कंटिन्यू आफ्टर एंड सो मच एज बेबी वांट। तो जब तक कि बेबी स्टिमुलेट कर रहा है, तो जब तक कि वो फीड कर रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा, तब तक कि वो लास्ट करेगा, ठीक है। WHO रिकमेंड्स ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ। तो वहाँ पर 6 महीने तक के वहाँ पर बालक को स्तन्यपान कराना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। दैट्स मीन देयर इज नो अदर फूड एंड ड्रिंक एंड अदर विटामिन, मतलब कि यहाँ पर फिर कोई फूड, मिनरल्स, विटामिन एक्सटर्नली उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता के दुग्ध में ही सब पोषक तत्व वहाँ पर मिल जाते हैं उसको। प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, तो ये अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वेरीड एट डिफरेंट स्टेज आफ्टर बर्थ टू सूट द नीड ऑफ द बेबी। तो यहाँ पर जो बताया, यहाँ पर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग अंतराल पर चेंज होते जाते हैं। जो मिल्क होता है उसके पहले कुछ और कंपोनेंट्स रहेंगे, उसके बाद में कुछ चेंज होंगे, फिर उसके बाद में थोड़े और चेंज होते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोलेस्ट्रम। तो इनिशियल स्टेज पे कोलेस्ट्रम का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रम इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी। तो जो फर्स्ट 3 डेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 3 डेज में अपन को वहाँ पर कोलेस्ट्रम अपन को बच्चे को सेवन करवाना ही है, क्योंकि इट इज़ येलो थिक एंड कंटेन एंटीबॉडीज विटामिन A, D, E, K। इट कंटेन लेस फैट एंड शुगर। तो कोलेस्ट्रम 3 दिन तक के आएगा माता के दुग्ध में, और वो येलो थिक एंटीबॉडी, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी मिलेगी, विटामिन A, D, E, K एंड कंटेन लेस फैट एंड शुगर। तो जब अपन देखते हैं किसी के घर पे, अपन नॉर्मली जब देखते हैं किसी के घर पे गाय वगैरह जन्म लेती है, तब जो उसमें जब मिल्क जो सीक्रेट होता है, मिल्क जब अपन निकालते हैं उसका, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, थिक वैसा टाइप का होता है, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटीन्स, उसमें विटामिन A, D, E, K से युक्त होता है, एंटीबॉडीज़ भी होती है। तो वो बच्चे को तो देना ही चाहिए, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 दिन की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वहाँ पर कोलेस्ट्रम को अपन को बच्चे को देना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिशनल मिल्क, तो इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग फॉलोइंग 2 वीक्स आफ्टर कोलेस्ट्रम। The immunoglobulin and the protein content decrease when the fat and sugar content is more। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ट्रांजिशंस मिल होगा, ट्रांजिशनल मिल्क जब यहाँ पर सीक्रेट होगा, 2 हफ्ते बाद सीक्रेट होगा कोलेस्ट्रम के, ठीक है। कोलेस्ट्रम 2 हफ्ते तक के सीक्रेट होगा, उसके बाद में ट्रांजिशनल मिल्क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशनल मिल्क में भी इम्यूनोग्लोबिन है, प्रोटीन कंटेंट है, लेकिन वहाँ पर इसकी संख्या कम हो गई है। कोलेस्ट्रम में ज़्यादा थी, इम्यूनोग्लोबिन और प्रोटीन ज़्यादा था, यहाँ पर कम हो चुकी है, और यहाँ पर फैट और शुगर का कंटेंट बढ़ गया है। फैट और शुगर का कंटेंट क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ करानी है अपन को, बच्चे में फैट वगैरह शुगर का लेवल यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद में
इसका जो थर्ड आ जाता है वो मैच्योर मिल्क। तो इट फॉलो ट्रांजिशन मिल्क, इट इज द थिक एंड वाटरी बट कंटेन ऑल न्यूट्रिशन इसेंशियली फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो ट्रांजिशन मिल्क है उसके बाद क्या सीक्रेट होगा, मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क में भी सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो थिन वाटरी बट कंटेन लेस न्यूट्रिशन, ये लेस न्यूट्रिशन होगा और थिन वाटरी होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो ब्रेस्ट मिल्क इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन सिक्रीशन एंड कंपोजिशन। इसके बाद में भी यहाँ पर 2 डिवीजन बताते हैं सिक्रीशन और कंपोजिशन के बेसिस पर। तो सबसे पहला क्या है, फोर मिल्क। फोर मिल्क इज इनिशियल सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकिंग ऑफ निपल बाय बेबी। तो इनिशियली जो सकिंग जो मिल्क निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, फोर मिल्क। तो ये सीक्रीशन और कंपोजिशन के बेस पे यहाँ पर डिवीजन बता रहे हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, शुगर, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर दैट सेफ्रीज दी बॉडीज थ्रस्ट, बेबीज थ्रस्ट। तो जो फोर मिल्क निकलेगा इनिशियली, जब निकलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, फोर मिल्क। तो उसमें बच्चे की प्यास बुझेगी, सेटिस्फाई दी थ्रस्ट। उसमें प्रोटीन्स रहेंगे, वाइटामिन्स रहेंगे, शुगर्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, वाटर अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वाटर से उसकी जो थ्रस्ट है वो बुझेगी, ठीक है, जो प्यास है उसकी वो बुझेगी। इसके बाद में जो उसकी लेटर स्टेज में जो वो निकलेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइंड मिल्क कम्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ फीडिंग। तो मतलब कि जब वो फीड कर रहा है तो जो इनिशियल वाला जो मिल्क निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोर मिल्क। और जो मतलब कि मान लो उसने 1-8 घंटा फीड किया, तो 1-8 घंटा नहीं बोल सकते, 15 मिनट उसने फीड किया, तो जो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट तक के जो मिल्क आया उसको फोर मिल्क बोलेंगे, और आखिरी के जो 5 मिनट तक जो मिल्क आया उसको हाइंड मिल्क बोलेंगे। और कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ फीडिंग, तो जो लास्ट में जो 5 मिनट तक के जो मिल्क आया था उसको क्या बोलेंगे, हाइंड मिल्क। और इट रिच इन फैट कंटेंट एंड प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड सेटिस्फाई बेबीज हंगर, ठीक है। यहाँ पर फैट कंटेंट ज़्यादा रहेगा और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अपन इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व 4 रिफ्लेक्स, तो अपन को 4 रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे पढ़ने हैं। 4 रिफ्लेक्सेस एंड 2 मैटरनल हार्मोन, डेट इज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन डेट इज, अपन इसको क्या जानते हैं, प्रोलैक्टिन को मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, अपन को इसके इस नाम से जानते हैं प्रोलैक्टिन को। इसको क्या बोलेंगे अपन, मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स। मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स अपन बोलेंगे प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज प्रोलैक्टिन। ड्यूरिंग sucking, the nerves ending in the nipples carry impulse to anterior pituitary to release prolactin, which stimulate the milk secretion from alveolar gland of the breast। तो जब वहाँ पर मिल्क सकिंग कर रहा है जो बेबी है, वहाँ पर जो नर्व एंडिंग है निप्पल्स में, वहाँ पर स्टिमुलेशन जा रहा है। नर्व एंडिंग से जो निप्पल्स में जो नर्व एंडिंग है वहाँ से स्टिमुलेशन जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहा जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वो प्रोलैक्टिन को सिक्रेट कर रहा है वहाँ से, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रेशन इन एल्वुलर ग्लैंड। तो जैसे ही वापस स्टिमुलेशन किया पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से उसने सिक्रेट किया, मतलब कि सिक्रेट किया, मिल्क का सिक्रेशन किया इन एल्वुलर ग्लैंड, ठीक है। प्रोलैक्टिन समझ में आ गया। इसके बाद में ऑक्सीटोसिन को अपन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो मिल्क का इजेक्शन जो करेगा, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेज पे। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वुलर ग्लैंड इनटू लेक्टिफेरस साइनस। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ, उसने जो एल्वुलर ग्लैंड से लेक्टिफेरस साइनस में मिल्क का सिक्रीशन कर दिया। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा,
रूटिंग रिफ्लेक्स थोड़ा नया है अपने लिए, अपन ने पहले ये 2 रिफ्लेक्स तो पढ़े हैं, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स में व्हेन द साइड ऑफ मिल्क इज टच, when the side of mouth of baby is touched, the baby open his mouth and searching for nipple। तो वो सर्च कर रहा है निप्पल को, यही है। तो जब वो सर्च कर रहा है निप्पल को, तो ये भी एक स्टिमुलेशन है उसके लिए। किसके लिए? माता के लिए ये एक स्टिमुलेशन है। दैट इज अपन रूटिंग रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं। द रूटिंग रिफ्लेक्स विच हेल्प द बेबी टू फाइंड द निप्पल फॉर प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स उसको हेल्प करेगा टू फाइंड द निप्पल्स फॉर प्रॉपर अटैचमेंट। इसके बाद में सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में बेबी स्प्लिट दी बेबी स्टार्ट सकिंग मूवमेंट। तो यहाँ पर तो उसने यहाँ पर वो सर्च कर रहा था रूटिंग रिफ्लेक्स में, यहाँ पर वो सक मतलब कि यहाँ पर उसको निप्पल मिल गया है, वहाँ पर ये सकिंग वाली मूवमेंट को बता रहे हैं, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स में ड्यूरिंग सकिंग निप्पल्स एंड एरियोला आर ड्रॉन इनसाइड द माउथ टू फॉर्म द इलोंगेटेड टीयर दैट प्रेजेंट अगेंस्ट द प्लेट एंड टंग ड्रॉइंग मिल्क फ्रॉम लैक्टिफेरस साइनस वेव लाइक पेरिस्टलिटिक मूवमेंट ऑफ द टंग। तो एक वेव लाइक पेरिस्टलिटिक मूवमेंट करेगा बालक, जो कि उस मदर में सकिंग रिफ्लेक्स मतलब कि वहाँ पर एक रिफ्लेक्स आएगा जिसके कारण जो मिल्क है वो उसके अंदर स्वेलो करेगा। तो अगला क्या है? स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। द बेबी रिफ्लेक्स इज स्वेलोइंग द मिल्क इन द माउथ। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन विद ब्रेस्ट। तो जब वो स्वेलो कर रहा है वहाँ पर ब्रेस्ट मतलब कि ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैक्स है वहाँ पर मसल्स का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा वहाँ पर स्वेलोइंग रिफ्लेक्स में। तो बेबी रिफ्लेक्स का जो लास्ट है वो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है। तो अपन को रिफ्लेक्स के नाम याद रहने चाहिए कौन कौन सा? प्रोलैक्टिंग दैट इज मिल्क सिक्रेटिंग रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। इसके बाद में कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम इज द थिक विस्कस येलो फ्लूइड। थिक विस्कस येलो फ्लूइड, ठीक है। ये अपन को लाइन लिख के यानी थिक रहेगा, गाढ़ा रहेगा, विस्कस रहेगा और येलो फ्लूइड रहेगा। इट इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, कम क्वांटिटी में, बट इनफ फॉर नॉर्मल बेबी एंड एग्जैक्ट वाई द बेबी नीड फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ दिन तक के शुरू के जो मतलब कि जो 3 दिन तक के जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से जो कोलेस्ट्रम आता है वो तो देना ही चाहिए बालक को, ठीक है। कोलेस्ट्रम इज स्पेशली रिच इन प्रोटीन, पर्टिकुलरली इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, IgG एंड secretory IgA एंड अदर एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन्स। तो यहाँ पर प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इसमें रीच है ये। IgA बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा एंड एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोलेस्ट्रम हैज़ माइल्ड परगेटिव इफेक्ट, परगेटिव, ठीक है, थोड़ा सा विरेचनीय इसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, विच हेल्प टू क्लियर द बेबीज गेट। तो एक्चुअली जो शोधन एक टाइप से उसका हो जाएगा एक टाइप से, ठीक है। तो थोड़ा सा ये विरेचनीय द्रव्य है, तो ये इसकी जो गट है उसकी हेल्थ को प्रॉपर रखेगा, उसका विरेचन करा देगा और प्रॉपर तरीके से उसकी गट को क्लीन कर देगा। कोलेस्ट्रम कंटेन ग्रोथ फैक्टर विच हेल्प द बेबीज इमेच्योर इंटेस्टाइन टू डेवलप डेवलप आफ्टर बर्थ। तो कोलेस्ट्रम जो रहेगा उसमें ग्रोथ फैक्टर रहेंगे जो कि उसके संवर्धन के लिए, दैट इज ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे, दैट हेल्प द बेबी इमेच्योर इंटेस्टाइन टू डेवलप आफ्टर बर्थ। तो जो बेबी की जो इंटेस्टाइन है जो कि इमेच्योर है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट भी ये करा रहे हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रम इज रिचर देन मैच्योर मिल्क इन सम विटामिन स्पेशली ए। तो विटामिन ए जो है स्पेशली कोलेस्ट्रम में मिलता है, और जब वहाँ पर
मैच्योर मिल्क की बात करते हैं, वहाँ पर विटामिन ए का अमाउंट कम हो जाता है, वहाँ पर भी रहता है लेकिन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो नेचुरल जो ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए उसका कलर वाइट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्मेल होनी चाहिए, स्वीट होना चाहिए, कोल्ड एंड नॉट स्लिमी होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ठीक है। और वात पित्त कफ वाला तो अपन को पता ही है, अपन ने पढ़ा ही है उसका स्तन दोष में। इसके बाद में जो है टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पोजीशन ऑफ मदर, पोजीशन ऑफ बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक कैसी रहेगी जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बालक को, तो मदर कैन सिट और लाई इन एनी पोजीशन विच हर बैक, जो उसका बैक है व्हेन सपोर्टेड, जो बेबी का बैक है सपोर्टेड एंड कंफर्टेबल टू हर एंड हर बेबी। मदर शुड नॉट लीन ऑन हिज बेबी। तो ये जो पोजीशन है, ये जो ऊपर वाली जो पोजीशन है ये करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। और जो नीचे वाली है जो वो इनकरेक्ट पोजीशन है, वो उसके ऊपर लाई कर रही है। मदर शुड नॉट लीन ऑन हिज बेबी, ठीक है। तो अपन को एक कंफर्टेबल पोजीशन जिसकी जो उसकी जो बेबी की जो बैक है वहाँ पर सपोर्ट हो, और जो मदर है वो उसके ऊपर लाया ना करे। उसको सोकर दूध बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, बालक को कभी भी सोकर दूध ना पिलाए। इसके बाद पोजीशन ऑफ बेबी, बेबी की कैसी पोजीशन होनी चाहिए, बेबीज होल बॉडी शुड बी सपोर्टेड रेदर देन हिज जस्ट नेक एंड शोल्डर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बस उसका नेक और शोल्डर सपोर्टेड है, उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा बैक सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अटैचमेंट, अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट कैसे हो रहा है उसके साइंस भी अपन को पढ़ने हैं। गुड साइंस क्या है उसके, गुड अटैचमेंट कैसे होता है। बेबीज चिक्स एंड साइड्स कॉर्नर्स ऑफ द माउथ शुड बी टच टू इनिशियल रूटिंग रिफ्लेक्स। तो जब रूटिंग रिफ्लेक्स जब आ रहा है, जब वो सर्च कर रहा है निपल्स को, तब वहाँ पर वो टच होना चाहिए, उसका जो माउथ है वो निप्पल से टच होने चाहिए। When the baby open his mouth wide, जब वो बड़ा मुंह खोल दे, ठीक है, and he or she should be lagged on to the breast, ensure that nipples and most of the areolas are within the baby's mouth। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एरियोलास है वो उसके माउथ में है, और मैक्सिमम जो है उसका जो माउथ है वो खुला हुआ है। यही है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है, उसका माउथ ओपन वाइड हुआ है, ओपन कैसा हुआ है, वाइडली ओपन हुआ है, और उसका अटैचमेंट प्रॉपर है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एरियोलास और निप्पल्स उसके माउथ से अटैच हो गए हैं, ठीक है। इसका साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो माउथ है वो वाइडली ओपन हुआ है। बेबीज चिन टच दी ब्रेस्ट, उसका जो चिन वाला पार्ट है, हिस्सा है, वो ब्रेस्ट को टच करना चाहिए, ठीक है। बेबीज लोअर लिप इज इन्वर्टेड, ठीक है। इसके बाद वेरियस अदर मिल्क फीडिंग मेथड्स, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डिलीवरी के बाद में, मे बी पॉसिबल कि जो माता है वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाए। तो इस कंडीशन में वाइल मोस्ट ऑफ द इन्फेंट बॉर्न एट टर्म कैन ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली फॉलोइंग बर्थ, ठीक है। बहुत सारे में तो अपन डायरेक्टली अपन माता कैपेबल होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, लेकिन सम टर्म इन्फेंट एंड प्रीटर्म इन्फेंट में नॉट बी एबल टू डू वेरियस सीरियस रीजंस, ठीक है। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, प्री टर्म्स हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। और भी वो मेडिकल कंडीशंस हो सकती है कि माता वहाँ पर कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पर कुछ अपन को अल्टरनेटिव मेथड्स का यूज़ करना। सच मेथड कैन इंक्लूड कप, स्पून, स्प्रिंग्स, पैटर्नल फीडिंग ट्यूब्स। तो इन सब चीज़ों का अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कप्स, स्पून्स, स्प्रिंग्स और पैटर्नल फीडिंग ट्यूब्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपना ये कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।